नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात भोपाल से, जहां 18 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। नियमित रूप से लगेंगी 10वीं और 12वीं की क्लासें और 9वीं और 11वीं की कक्षाओं का फैसला स्कूल प्राचार्य ले सकेंगे। मंत्रालय में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं और 9वीं और 11वीं की कक्षाओं का फैसला स्कूल प्राचार्य ले सकेंगे। मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक हुई, वहां यह फैसला लिया गया। देखिए, बिल्कुल आज स्कूल शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक थी और बैठक में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल द्वारा स्कूल खोलने के लेकर जो दबाव बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर मंथन हुआ और विभाग ने फिलहाल ये फैसला लिया है 10वीं और 12वीं की स्कूल है पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। हालांकि वर्तमान में आंशिक रूप से ये स्कूल अभी संचालित थे और छात्र अपनी जिज्ञासा का समाधान करने स्कूल पहुंच सकते थे, लेकिन अब 18 दिसंबर से स्कूल पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। जिस तरह से पहले से कक्षाएं लगती थी, जो समय निर्धारित था, उसी तरह ये स्कूल लगेंगे। हालांकि स्कूलों में कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। इसके साथ ही ये व्यवस्था दी गई है 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन और स्कूल प्राचार्य ये यदि ऐसा समझते हैं कि वहां पर पर्याप्त संसाधन है स्कूलों में, तो वो 9वीं और 11वीं के छात्रों को भी बुला सकेंगे। ये जो आदेश है सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूल सभी पर लागू रहेगा। यानी हम कह सकते हैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। अब 11वीं के जो कुछ स्कूलों में कक्षाएं लगना है या नहीं लगना है, 9वीं की कक्षा लगना है या नहीं लगना, ये जिला प्रशासन और स्कूल प्राचार्य है वो तय करेंगे। लेकिन 10वीं और 12वीं की हम स्कूलों की बात करें, 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बात करें, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, 18 दिसंबर से पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला है। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की बात करें तो सरकार ने फिलहाल स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। हम पुराने की करें 31 मार्च तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल पूरी तरह से बंद है। यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि बीच में इस बात को लेकर फिर समीक्षा की जाएगी। बैठक में कहा गया है जिस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर फिर मंथन होगा। लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल कह दिया गया है प्राइमरी और मिडिल स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। और 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बात करें तो 18 दिसंबर से ये कक्षाएं नियमित रूप से पहले की तरह संचालित होंगी। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बात शेड्यूल की करते हैं, जहां जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है। प्रसूता को बेड नहीं मिला है। बेड नहीं मिलने से रात भर जमीन पर ही लेटी रही है प्रसूता। जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड का यह पूरा मामला है। जिला अस्पताल में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है और वहां इस अस्पताल में एक और लापरवाही देखने को मिली है। प्रसव के लिए महिला आई थी, लेकिन उससे बेड नहीं मिला और बेड नहीं मिलने से ये प्रसूता रात भर यहीं लेटी रही। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र, ये अस्पताल अब अव्यवस्थाओं का अस्पताल बन चुका है, तस्वीरें ये कहती हैं। जी, मैं बता दूं कि जैसा कि हमने सुबह बताया था कि 17 दिन में 23 बच्चों की मौत हुई थी, ये 24 हो गई, क्योंकि ये एक बच्चे की मौत को छुपा लिया जाता है और लगातार इस बात को IBC उठा रहा है। और आज जब हम शाम को 5:30-6 बजे के दरमियान प्रसूता वार्ड में पहुंचे तो एक महिला प्रसूता महिला जमीन पर पड़ी हुई है। उसका शायद वो कल या आज उसकी डिलीवरी होनी थी। कल रात्रि में से वो सुबह से ही रात से ही वो जमीन पे लेटी हुई, सिर्फ एक चद्दर के सहारे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह एक महिला प्रसूता महिलाओं को ठंड से बचाया जाता है, लेकिन दूसरी तरह जिला स्वास्थ्य व्यवस्था की है परवाही की प्रसूता महिला को जमीन पे लेटाया गया है और यही लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है। इसी तरह बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही ही की गई हो जिससे बच्चों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। और जब इस बात पर सिविल सर्जन से हमने बात की तो उन्होंने इस मामले को दबाने की बात करी और इसका जवाब गोलमोल तरीके से देते हुए आगे बढ़ गए। हाँ, जरूर उन्होंने एक चीज जरूर बताई बड़े फक्र से कि 22 जब मैं आया हूँ 12 तारीख तक तो 22 बच्चों की मौत हुई थी और अभी 2 दिनों में सिर्फ 2 बच्चों की मौत हुई। उन्होंने आंकड़ा बहुत अच्छे से बताया, लेकिन उस बात का जवाब नहीं दिया कि प्रसूता को बेड क्यों नहीं मिला। हालांकि मीडिया ने जब बात किया तो उसको 20 घंटे के बाद बेड मुहैया कराया गया, लेकिन 20 घंटे तक तो वो ठंड में ही जमीन पर लेटी रही। जी शुक्रिया पुष्पेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो अस्पताल में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रसूता वहां पहुंचती है, लेकिन उसके लिए बेड नहीं होता है।
बात शहडोल जिला अस्पताल की करते हैं, जहां नवजात बच्चों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 और बच्चों की मौत के बाद अस्पताल में अब तक 24 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उमरिया की पाली से 4 महीने की बच्ची को अस्पताल लाया गया था। सिविल सर्जन के मुताबिक अस्पताल पहुंचने तक बच्चे की सांस थम चुकी थी। डॉक्टरों ने PICU में उसे रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। PICU और NNCU प्रभारी की माने तो शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि बच्चे की मौत सर्दी और बुखार के चलते हुई। मामला दिमागी बुखार का भी लग रहा है। वहीं एक और बच्ची की मौत की वजह फीडिंग के दौरान श्वास नली में दूध का जाना बताया जा रहा है। हमारे पास अभी 23 वार्मर्स हैं। इसमें कलेक्टर साहब चूँकि 20 की ही वहाँ कैपेसिटी थी, अभी कलेक्टर साहब ने 2 नए वार्मर देके उसको कैपेसिटी बढ़ाई है। इसमें कोई दो मत नहीं है। आज की डेट में 31 भर्ती हैं, है ना, तो वार्मर तो उतने ही हैं, तो डबल रखे जाते हैं। बीच बीच में किसी बच्चे को बिना इलाज के नहीं भेजा जाता है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कल यानी 15 दिसंबर को महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल होंगी और उसके बाद 19 दिसंबर से किसान नेता अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। भारतीय किसान यूनाइटेड संघ के अध्यक्ष प्रकट सिंह का कहना है कि मोदी सरकार जब तक इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, किसान आंदोलन अपने उफान पर है और अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उपवास चल रहा है और उसके बाद आगे की क्या रणनीति है किसान आंदोलन में। किसान नेताओं की जुबानी सुनते हैं। हमारे साथ में प्रकट सिंह जी हैं। सर, आगे की क्या रणनीति है? आगे की हम अनशन पर बैठे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं जो एजिटेशन हम लड़ रहे हैं, सबसे पहले पीसफुल लड़ेंगे। वायलेंस नहीं होगा इसमें, और धार्मिक मुद्दा नहीं बनेगा और सियासी मुद्दा नहीं ये बनेगा। और आगे की रणनीति गांधीवादी विचारों से हम लड़ेंगे। तो गांधी ने अनशन किया था, तो उस तरीके से हम किसान हमारे अनशन करेंगे। लेकिन आखिर कहाँ पेश फंस रहा है? सरकार बात क्यों नहीं मान रही है? लगातार 19वां दिन है आपका, आखिर पेश कहाँ फंस रहा है? पता क्या बात है, ये तो सरकार जाने क्यों नहीं मांग रही। तो हमारी तो मांगे जायज, बिल्कुल जायज है। हमारे आगुओं ने टेबल टॉक पर बात की, जब भी सरकार बात करेगी तो हम करेंगे। बातचीत से नहीं भागेंगे कभी भी। हम आपको बताना चाहते हैं, बातचीत से नहीं भागेंगे। लेकिन जो हम कहते हैं, जो हमारे से पूछने के बगैर बनाया। आंदोलन में कुछ करने की कोशिश है। आप कह रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे। क्या लग रहा है कि कुछ कोशिशें की जा रही हैं आंदोलन को कमजोर करने की? जो सियासी होते हो तो सदा ये सोचते भी हम इसको डाइवर्ट कर दिए, लेकिन हम इतने चकन्ने हैं। पूरी ड्यूटी लगी है, वॉलंटियर लगे, सारा कुछ लगा है। तो राजनीतिक पार्टी तो चाहती है, कोई भी पार्टी है वो तो इसका लाहा लेगी, लेकिन हम लागे नहीं इसको लगने देंगे। स्टेज के लागे नहीं आ सकते, नजदीक नहीं आ सकते। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने आंदोलन को हाईजैक नहीं होने देंगे। उनकी 3 मांगे हैं। किसान बिल को लेकर वापस लिया जाए, उसी मांग पर डटे हुए। जब तक वापस नहीं हो जाएगा वो डटे रहेंगे, मैदान में लड़ते रहेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। और एक तरफ जहां केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के नेताओं ने कृषि कानून के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेताओं ने कृषि कानून को किसान हितैषी बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो बिल लाए गए हैं वो किसानों के लिए वरदान साबित होंगे, साथ ही कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर किसानों को बरगलाने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए, हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, सीधे किसानों से संवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंडियां चल रही हैं, हमने मंडी शुल्क कम किया है, क्योंकि बाहर जब मंडी शुल्क नहीं तो अंदर मंडी शुल्क क्यों रहा है, इसलिए हमने घटा के 50 पैसे किया है। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं, वो चर्चा करें, बातचीत करें। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए तैयार। सरकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरफ हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है। जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण
संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन हैं। इसलिए मैं बहुत आप सबके माध्यम से गर्व से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में जो निर्णय किया है, ये किसानों के कल्याणकारी, किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर के किसानों को देश के अंदर सक्षम और समृद्ध बनाने का एक निर्णय है। मध्य प्रदेश और मालवा के किसान बहुत समझदार हैं और इन्होंने तीनों विधेयकों को बहुत अच्छे से समझा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति बनने की नौबत नहीं है। किसानों को जो अपनी फसल का मूल्य तय करने की जो स्वतंत्रता दी है, ये पहली सरकार है कि जिसने स्वामीनाथन पर की रिपोर्ट पर काम किया है। इसलिए ये जो कानून बना है किसानों के हित में बना है। ये न कानून केंद्र ने बनाया है। कानून क्या बनाया? कोई भी कहीं भी खरीद कर सकता है, किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है। ये कानून बन गया, देश में लागू हो गया। कोई भी राज्य सरकार चाहे कि इस कानून के विरोध में कानून पास कर ले, उस राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस के मंत्री रहे पूर्व मंत्रियों को पार्टी ने एक नगर निगम का प्रभारी बनाया है। इन प्रभारियों की समिति में जिलाध्यक्ष, लोकसभा के प्रत्याशी रहे नेता, विधायक, पूर्व विधायक, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के एक सदस्य को शामिल किया गया है। कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर ही प्रत्याशियों का चयन है। यह इसलिए ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, जो विधायक रहे हैं या प्रत्याशी रहे हैं, उनकी पूरी भागीदारी इसमें रहे। अपने आप को भ्रम में रखना है और उन कार्यकर्ताओं को बांध के रखना होगा। कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है देश के अंदर। ये उनकी सारी कोशिशें अब सफल नहीं होंगी देश के अंदर। वो कुछ भी कर लें, मैं तब भी कह रहा हूँ डूबता जहाज है, अब भी कह रहा हूँ ये रसातल को जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव करवाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लिहाजा नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। कांग्रेस की तरफ से चुनावी कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा है कि पार्टी एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग से नगरीय निकाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग करेगी। चुनाव ईवीएम का न कराकर मतपत्र से कराया जाए, क्योंकि आपको ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हुए, वो भी मतपत्र से हुए। हमेशा हम लोग मांग करते रहे, 18 में हमने मांग की, 19 लोकसभा में की, अभी उपचुनाव में हमने मांग की कि जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों की स्टेटमेंट साथ साथ रिकॉर्ड पर है, तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए कम से कम राज्य निर्वाचन आयोग के पास चाहिए कि मतपत्र से चुनाव कराए, ना कि ईवीएम से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की 50 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 3 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। भोपाल के मिंटो हॉल में यह कार्यक्रम हुआ, जहां सीएम ने वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कांग्रेस के मित्र बिना पैंदी के लोटे हैं। तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप, और केवल सस्ती राजनीतिक लाभ के लिए देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और किसानी इसे सफल नहीं होने देंगे। भोपाल के नर्मदा भवन में आज बीजेपी के टीटी नगर मंडल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, लेकिन वो मंच पर जाने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। इस दौरान टीकमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह आत्मनिर्भर भारत सत्र को संबोधित कर रहे थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पेज प्रभारी भी हैं कर्णावती विधानसभा में, और मैं भी पेज प्रभारी बुधनी में बनूंगा। ये दरी उठाना और घर घर जाना केवल कार्यकर्ता का काम नहीं, नेता भी कार्यकर्ता तो उसका काम भी है। और इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी पर गर्व है कि उस दृष्टि से एक कार्यकर्ता के नाते हम सब काम करते हैं। पद अलग अलग होते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्वालियर में कानून का विरोध कर रहे डबरा क्षेत्र के किसान कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया, जिसके बाद किसान कलेक्ट्रेट परिसर के रास्ते में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान जुमा झटकी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जबलपुर के मजोली से पिछले 5 दिनों से किसानों के समर्थन में
निकाली जा रही पदयात्रा करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करके जबलपुर का कलेक्टर घेराव करने पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी जारी करती है लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। आज किसान आंदोलन कर रहा है। उन्होंने पूछा कि किसान का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है। कमलनाथ ने कहा है कि किसानों के मामले में राजनीति ना कर उन्हें उनकी फसल का उचित दाम दिए जाने की जरूरत है। किसानों की बुनियादी मांग है, किसान अपने न्याय की लड़ रहे हैं, वो शिकार नहीं बनना चाहते हैं। बड़े व्यापारी और बड़े उद्योगपति वो समर्थन मूल्य चाह रहे हैं। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करता है, घोषित तो आप करते हैं पर देते नहीं है। तो किस खुशी में ये समर्थन मूल्य घोषित होता है? जब किसान आंदोलन कर रहा है, किसान दुखी है, कोई ऐसी प्रकार की बयान दे, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उषा ठाकुर ने कहा है कि यह पुनर्जागरण है। तथ्य प्रमाण के आधार पर यदि परिवर्तन होते हैं तो होने चाहिए। हम 1400 साल के इतिहास पर बात करें या 14,000 साल पर इतिहास पर, यह हम सबको मिलकर तय करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमाण जिसके पक्ष में आएंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। ये पुनर्जागरण है और यदि तथ्य प्रमाण और संविधान के आधार पर कोई परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से वो होने ही चाहिए। और निसंदेह जब जब तथ्य प्रमाण और आर्कियोलॉजी की बात आएगी, पुरातत्ववेत्ता जो बात कहेंगे आपको हमको सबको उसी बात को मानना ही होगा। तो प्रमाण जिसके पक्ष में आएंगे उस प्रकार के नाम परिवर्तन होंगे। बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के बाद मध्य प्रदेश में नक्सली मूवमेंट बढ़ गया है। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व इलाके में पिछले 2-3 महीने में नक्सलियों को देखा गया। नवंबर में कान्हा के बफर जोन में एक नक्सली ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा चुका है। नक्सली गतिविधि बढ़ने के कारण हाक फोर्स का मुख्यालय बालाघाट शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में नक्सलियों के सफाई के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। मैं खुद परसों जा रहा हूं बालाघाट, हमारे डीजीपी साहब जा रहे हैं साथ में। हमने एंटी नक्सल मुहिम 15 साल चलाई और उसके पहले अगर आप देखोगे जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उनके मंत्री बालाघाट में लिखीराम कांवरे जी की घर में घुसकर नक्सलियों ने हत्या की थी। उस मूवमेंट को तोड़ा, फिर कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उनने ढील दे दी। अब हमने फिर शक्ति के साथ में अभी परसों ही 2 मारे हैं नक्सली। हम नक्सल गतिविधियाँ हो या सिमी की गतिविधियाँ हो या किसी भी डाकू का मूवमेंट हो, मध्य प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। इंदौर में जिस महिला ड्रग माफिया प्रीति जैन और ड्रग आंटी को पुलिस ने पकड़ा है, उसका बेटा यश जैन बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। मामले में सियासी बवाल मचने के बाद बीजेपी नेता सफाई देते नजर आए। दरअसल यश के फेसबुक पर पूर्व विधायक रंजना बघेल और विधायक रमेश मेंदोला के अलावा कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो हैं। फोटो तो किसी के साथ में भी खिंचाया जा सकता है और सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति जब खड़े हो जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति आता है, सर फोटो खिंचा लो, वो उसको फोटो खिंचाने देता है, सेल्फी लेने देता है। तो सेल्फी और फोटो ये कोई कनेक्शन नहीं हो सकता और भाजपा वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। बालाघाट जिले में पदस्थ एक एएसआई के साथ 4 प्रधान आरक्षक और 10 आरक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से नवाजा गया है। दरअसल पुलिसकर्मियों की इस टीम ने 17 सितंबर को कान्हा नेशनल पार्क के बांदा टोला से नक्सली बादल उर्फ कोसा मरगाम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। विस्तार प्लाटून 2 एरिया कमेटी सदस्य बादल पर मध्य प्रदेश सरकार ने 3 लाख जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा था। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के तहत एएसआई विपिन खलको को एसआई बनाया गया, जबकि चारों प्रधान आरक्षक राजेश कोल, महेंद्र सिंह, अखिलेश तोमर और सोन सिंह एएसआई बनाए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय का जिक्र होते ही मन में ऊंची शिक्षा का ख्याल आने लगता है, लेकिन जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने अब 8वीं पास छात्रों को भी अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर योजना को रफ्तार देते हुए विश्वविद्यालय ने कम अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स कराने की योजना बनाई है।
ज़रूरत के आधार पर किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को मछली पालन, पशुपालन, कृषि प्रबंधन के अलावा करीब आधा दर्जन अलग अलग कोर्स कम करके कम फीस पर ही यहाँ एडमिशन दिया जाएगा। जल्दी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कि साधारणतया जो किसान होता है कई बार वो बहुत ज़्यादा शिक्षा की ओर जागरूक नहीं होता है और कोई बड़ी डिग्री या 12th पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है। जैसे फिशरीज़ का काम है तो वो यदि मिनिमम 8th पास है उसको भी हम लोग अलाउ करेंगे। इसके लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देंगे उनको, और उसमें यहाँ पर एक प्लेसमेंट सेल भी हम लोगों ने बनाई हुई है विश्वविद्यालय में। तमाम अभावों के बावजूद भी इस हुनर को उसके कदरदान उसके मिल ही जाते हैं। ऐसी एक शख्सियत है जबलपुर का बसंत भलावी। बसंत पेशे से भले ही रिक्शा चालक है, लेकिन दूसरों की आवाज़ निकालने की कला में इतना माहिर है कि सुनने वाले इसके मुरीद हो जाते हैं। गरीबी की मार झेल रहे बसंत भलावी खुद का और परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर रिक्शा चलाते, लेकिन इनके अंदर दूसरों की आवाज़ निकालने की अद्भुत प्रतिभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव से लेकर फिल्मी दुनिया की जाने माने कलाकार राजकुमार, शाहरुख खान सहित अनेक स्टैंड अप कॉमेडियन की हूबहू आवाज़ निकालते हैं। मैं 60 प्रकार की आवाज़ निकाल लेता हूँ। मैं बड़े बड़े जंगलों में जाकर, पर्वतों में जाकर और सिनेमा में टाकिस में जाकर आवाज़ निकालना सीखा मैं देख के। फिर ऐसा करते 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 आज मैं 30 साल करीबन हो गए 60 प्रकार की आवाज़ निकालता हूँ। जैसे कोई भी स्टार हो, चाहे राजकुमार साहब हो, चाहे PM मोदी साहब, किसी की आवाज़ निकाल सकता हूँ। ना गोलियों की धार से, ना तलवार की धार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। जैसे जंगलों में आवाज़ होती हैं, जैसे कोयल की आवाज़ जंगलों में, बड़ी बड़ी जंगलों में कोयल की आवाज़ किस प्रकार कैसी होती है, कू कू कू। जैसे मुर्गा की आवाज़, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मुर्गा पाए जाते हैं, जैसे PM मोदी साहब अपनी आवाज़ में बोलते हैं, मित्रों मैंने कहा था मेरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़े, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपसे कोशिश करता हूँ। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।